तरफ सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, दूसरी तरफ हमारे जवान कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। 2 एनकाउंटर्स में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों को ढेर किया है। पंपोर में हुए एनकाउंटर में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। आतंकी एक मस्जिद में छुपे हुए थे। वहीं शोपियां में भी आतंकियों से कल से मुठभेड़ जारी है। 5 आतंकियों को यहां ढेर किया गया है। एक दिन में कुल 8 आतंकियों के खात्मे के साथ इस साल 100 आतंकी कश्मीर में अब तक मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस आईजी ने यह जानकारी देते हुए अपने जवानों के एक्शन की सराहना भी की है। ये आपको हम दिखा रहे हैं पंपोर शोपियां में 19 जून को जो है 6 आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन इससे पहले 18 जून 2 आतंकवादी कल भी ढेर किए गए थे। तो शोपियां से लेकर पंपोर तक 16 जून की तस्वीर देखिए, 3 आतंकवादी मार गिराए गए थे। कुलगाम में 13 जून को 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। दक्षिणी कश्मीर के 2 जिलों पुलवामा और शोपियां में बीते 24 के दौरान 8 मिलिटेंट मारे गए हैं। एक मुठभेड़ कल शाम को जो है पामपुर इलाके में शुरू हुई थी, जहां पर 3 मिलिटेंट छुपे थे, जिनमें से 2 ने एक मस्जिद में शरण ली थी, लेकिन आज सुबह तीनों मिलिटेंटों को मारा गया। जबकि दूसरी मुठभेड़ कल शाम को ही शोपियां जिले के इमाम साहब इलाके में शुरू हुई थी, जहां पर 5 मिलिटेंट मारे गए हैं और कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी कश्मीर में 8 मिलिटेंट मारे गए हैं। सुरक्षा बलों के लिए ये बहुत बड़ी सफलता दक्षिणी कश्मीर में है, क्योंकि लगातार वहां पर मिलिटेंटों के खिलाफ सुरक्षा बलों के साझा अभियान जारी हैं। कुल मिलाकर अगर इस साल में देखें तो अब तक 100 से भी ज़्यादा मिलिटेंट कश्मीर में मारे गए हैं, जो पिछले साल इसी समय के दौरान मारे गए मिलिटेंटों से कहीं ज़्यादा है। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी हालत या चुनौती के बावजूद मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। और वहीं राज्यसभा के लिए आज 8 राज्यों में 19 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे अहम मुकाबला गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, जहां बीजेपी और कांग्रेस अतिरिक्त सीट जीतने की कोशिश में है। करीब 1 घंटे की वोटिंग के दौरान एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ वोट डाल चुके हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। राजस्थान में 3 सीटों के लिए, गुजरात में 3 सीट, मध्य प्रदेश में 3 सीट, झारखंड में 2 सीटों के लिए। और पूर्वोत्तर की बात करें तो मिजोरम, मेघालय, मणिपुर में 1-1 सीट के लिए वोटिंग हो रही है। गुजरात की 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसीलिए यहां पर चुनाव दिलचस्प हो जाता है। बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार यहां पर उतारे। तो राजस्थान की तस्वीर देखिए, यहां पर भी 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 उम्मीदवार उतारे, यानी यहां भी खेल दिलचस्प है। मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां पर 3 सीटों के लिए 4 प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं। हम इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा के ठीक बाहर मौजूद हैं। कोरोना काल में क्योंकि ये मतदान हो रहा है तो कई तरीके की व्यवस्थाएं बदली हुई आपको दिखेंगी। पहली बार ऐसा होगा जब यहाँ पे बाकायदा जो वोटिंग करने के लिए विधायक आएंगे वो अंदर जाएंगे, लेकिन उनके साथ कोई और उनका गनमैन या कोई दूसरा स्टाफ जो है वो अंदर नहीं जा सकेगा विधानसभा परिसर के। वहीं स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो हर गेट पे तैनात रहेगी। स्क्रीनिंग के बाद ही विधायक और दूसरे वो लोग जो चुनाव ड्यूटी में लगे हैं वो भीतर जा सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस चुनाव पे इसलिए भी सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि भाजपा ने इस बार उम्मीदवार बनाया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कुछ महीने पहले तक कांग्रेस में थे, लेकिन अचानक से मार्च में जो राजनीतिक उठापटक हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का दामन थामा और अब भाजपा ने उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है मध्य प्रदेश से राज्यसभा का। इसके साथ ही आपको बताएं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा बीजेपी से सुमेर सिंह सोलंकी भी राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने एक दिन पहले विधायक दल की बैठक बुलाई है। ये चुनाव राज्यसभा का इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि कुल 3 सीटों पे ये चुनाव होने हैं, लेकिन इनमें से एक सीट पर कांग्रेस और भाजपा की जीत सुनिश्चित है। जो दूसरी सीट है उसको लेकर के दोनों ही राजनीतिक पार्टियां ताल ठोक रही हैं, क्योंकि उस सीट पर जीत हासिल करने के साथ दोनों ही राजनीतिक पार्टी ये कोशिश करेगी कि मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनावों में वो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक बढ़त ले सके, क्योंकि इससे एक संदेश जाएगा कि किस राजनीतिक दल के साथ विधायक बल ज्यादा है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
चीन की दगाबाजी के बाद अब रेलवे प्रोजेक्ट भी चीनी कंपनी के साथ खत्म कर दिया गया है। साल 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ रुपए का करार हुआ था। इसके तहत 417 किलोमीटर तक लंबा रेल ट्रैक का सिग्नल सिस्टम चीनी कंपनियों को लगाना था। संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे भारत से चीन ने दुश्मनी मोल ली तो भारत ने भी उसे हर मोर्चे पर झटका देना शुरू कर दिया। आर्थिक मोर्चे पर चीन को बड़ा झटका भारतीय रेलवे ने दिया है। 4 साल पहले चीन को सिग्नल सिस्टम लगाने के लिए दिया गया कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। This contract was awarded in 2016 and this is for signaling and telecom work. This contract has a completion period of 3 years. The work should have been completed somewhere in August 19, but only 20% work has been done, and therefore DFCC has taken a decision to terminate that contract. 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था, जिसके तहत 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। ये कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी मुगल सराय के बीच लगना था। रेलवे ने करार रद्द किया है। हालांकि इसकी वजह कंपनी के खराब प्रदर्शन को बताया गया है। हालांकि यहां भी चीन दगाबाजी कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसने कई वादे किए थे, लेकिन वो उसी तरह वादों से पलट गया जैसे कि गलवान घाटी में किया है। कंपनी ने तकनीकी दस्तावेज सौंपने से इनकार किया। साइट पर इंजीनियर और अधिकृत लोग अक्सर गैर हाजिर पाए गए। स्थानीय एजेंसियों से समझौता नहीं किया, जिससे काम आगे नहीं बढ़ पाया। बार बार बैठक के बावजूद चीनी कंपनी के रवैये में सुधार नहीं आया। इस वजह से कंपनी का करार रद्द किया गया। इसके साथ ही बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल के टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लिए भी हुवेई और ZTE जैसे चीनी ब्रांड से दूर रहने का नियम बनाया गया है। भारत सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक 4G फैसिलिटी के अपग्रेडेशन में किसी भी चीनी कंपनी के बनाए उपकरण का इस्तेमाल न किया जाए। पूरे टेंडर को नए सिरे से जारी किया जाए। सभी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर्स को निर्देश दिया जाएगा कि चीन में बने उपकरणों पर निर्भरता तेजी से कम किया जाए। दूसरी तरफ इसके साथ ही व्यापारिक संगठन CAIT भी चीन के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। उसने एक खुले पत्र में आमिर खान, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, विराट कोहली, श्रद्धा कपूर और सलमान खान जैसे एक्टर्स से चीनी ब्रांड के विज्ञापन न करने का आग्रह किया है। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी से चीनी सामान के बहिष्कार के अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान में राष्ट्र हित में जुड़ने का आह्वान किया। श्री अमिताभ बच्चन, श्री अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर से आग्रह किया है कि क्योंकि वो पूर्व में भी सामाजिक कामों में जुड़े रहे हैं, तो वो राष्ट्र रक्षा के इस अभियान में भी उनके साथ इसके साथ जुड़े, ऐसा हमारा उनसे आग्रह है। आज तक ब्यूरो पुणे अपने मोबाइल फोन के ऑनलाइन लॉन्च को टाल दिया। कंपनी को अंदाजा है कि भारत चीन सीमा पर चीन की दगाबाजी से लोग कितने गुस्से में हैं और देश में चीन के सामानों का विरोध बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। लद्दाख के जिस हिस्से पर चीन का कब्जा है उसको अक्साई चिन कहते हैं। अब यहाँ के सांसद सवाल उठा रहे हैं कि अगर इलाका हिंदुस्तान तो नाम चीनी क्यों? लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने चीन को खुली चुनौती दे दी है। चीन से साफ साफ कह दिया है कि उसने भले ही तिब्बत को हड़प लिया, लेकिन भारत की जमीन का एक एक इंच उसे वापस करना होगा। लद्दाख के सांसद ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि अक्साई चीन उनके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और वो उसका दौरा करने वाले हैं। ये बात दुनिया जानते हैं, चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया है। तो इस वजह से अगर हम ये कहते हैं कि हमारा सीमा जो है चीन के साथ लगते हैं, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि अक्साई चीन हमारा है, तो अक्साई चीन के नेक्स्ट में तो तिब्बत आता है। जामयांग सेरिंग नामग्याल ने साफ किया कि चीन की विस्तारवादी नीति पर भारत को लगाम लगाना होगा। 1962 के बाद इंच इंच भारत में घुसने वाला चीन
गलवान घाटी में की गई अपनी हरकत से तमाम हदों को पार कर चुका है। ऐसे में अब भारत के पास यही रास्ता है कि वो चीन को उसकी ही भाषा में जवाब दे। आप देख पाएंगे अक्साई चीन को लद्दाख का हिस्सा आज के देश के सरकार के आप मनोबल देखिए। हाँ। और आप लद्दाख में है ही है। हाँ। यहाँ आपने अलग अलग लोगों से भी इंटरव्यू किया होगा, मिले होंगे। यहाँ के लोगों के मनोबल देखिए, यहाँ के लोगों के देश प्रेम देखिए, मनोबल देखिए। किसी को भी आप मार्केट से उठा के उसको इंटरव्यू कीजिए। लद्दाख के सांसद को विश्वास है अक्साई चीन लद्दाख का हिस्सा वापस हो जाएगा। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अगर मैं ये भी कहता हूं, अगर ये आसानी से नहीं होता, अगर नहीं होना होता, तो ये जो है जिस तरह चाइना जो है पूरे दुनिया में धीरे धीरे करके कब्जा कर रहा है, तो भारत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और हम किसी देश के भूभाग छीनने के तो बात नहीं कर रहे, हम अपना हिस्सा जो है वापस लेने की बात करना चाहिए। सभापति महोदय, आज भारत के इतिहास में वह दिन है जो गलतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में कांग्रेसों ने किया। नामग्याल संसद में चीन की विस्तारवादी नीति के आगे पिछली सरकारों के ढुलमिल रवैये का मामला उठा चुके हैं। उनके मुताबिक दशकों पुरानी हुई गलतियों को अब दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। चीन को बाहर निकालने के लिए उसकी साजिश का पर्दाफाश करना जरूरी है। इसको अक्साई चीन क्यों नाम दिया, किसने दिया है ना, किस इंटेंशन को लेके इसको अक्साई चीन बताया। अक्साई, व्हाट डज अक्साई मीन, अक्साई का क्या मतलब है और इसके साथ चीन शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि जमीन हमारा है, इसको हमने चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख या चाइनीज ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी क्यों नहीं बोला? तो यस, अगर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह सकते हैं, तो इस तरफ के पार्ट को चाइना ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी या चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख क्यों नहीं कहते? हम इसको अक्साई चीन क्यों कहते हैं? ये जो है एक बार देश वालों को, खासकर जो मीडिया में डिबेट करते हैं एक्सपर्ट लोगों को, ये सोचना चाहिए। लद्दाख में चीन की हिमाकत को लेकर भारी गुस्सा है। चीन को सबक सिखाने की मांग तेज हो रही है, लेकिन चीन को सबसे बड़ा झटका यही होगा कि अब तक उसने जितनी भी जमीन हड़पी है, उसकी वापसी के लिए भारत अपना दबाव बढ़ा दे। वैसे भी भारत ने पीओके ही नहीं, अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा बताया है। जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को इस लिहाज से ही लद्दाख के सांसद नामग्याल को उम्मीद है कि भारत चीन के कब्जे से अपनी जमीन हासिल कर सकता है। चाहे वो बंजर हो, वो सूखा हो, वो रेगिस्तान हो, वो पहाड़ी इलाका हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने देश के जमीन है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए, किसी को नहीं भूलना चाहिए। अपने देश के जमीन है, चाहे वहां पे अब कुछ घास उगते हैं कि नहीं उगते हैं, बर्फ गिरते है कि बारिश गिरता है, डजंट मैटर, लेकिन वो अपने देश के जमीन है। और इस देश के मिट्टी के साथ, इस देश के भूभाग के साथ, इस देश के जमीन के साथ किसी को इस तरह के स्टेटमेंट दे के देश के साथ, मैं इसको खाली स्टेटमेंट नहीं मानता हूं, ये देश के साथ गद्दारी में मानता हूं। चीन की फितरत को दुनिया भी अच्छी तरह समझ चुकी है। कहीं पैसा तो कहीं ताकत दिखाकर चीन छोटे छोटे देशों को अपने सामने झुकाता रहा है, लेकिन वो भूल गया कि ये हिंदुस्तान है जिसका सर न झुका है न झुकेगा। यही वजह है कि भारत ने इस बार चीन के भारी विरोध के बावजूद सड़कों के निर्माण को नहीं रोका। एग्जैक्ट फ्रंट लाइन पे जहां पे हमारा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां तक सड़क बिछाना, ब्रिजेस बनना और ऑब्जर्वेटरी पॉइंट बनाना, बंकर बनाना, एक वो। और सेकंड थिंग जो है, अलोंग विद LAC बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, सिविलियंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो इंफ्रास्ट्रक्चर में दो कैटेगराइज करता हूं। और दोनों चीज में, और खासकर फ्रंट लाइन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में अभी जो है फार बेटर है, पहले से फार बेटर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आज बड़े स्पीड में। डर नहीं है, दबाव नहीं है, कर रहे हैं हम काम। बिल्कुल ही डर नहीं है। दूसरी तरफ चीन को यह चिंता खाई जा रही है कि अगर भारत ने गलवान घाटी में बुनियादी ढांचा खड़ा कर लिया, तो वो एक तरफ अक्साई चीन पर दबाव बना सकता है और दूसरी तरफ सीपेक के तहत कशगर से बनने वाली सड़क पर नजर रख सकता है। सीपेक की जहां तक बात है, तो चीन के कशगर से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाने वाली सड़क पीओके से होकर गुजरती है। अगर हिंदुस्तान की फौज गलवान की ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद रहेगी, तो वो जब चाहे इस हाईवे को निशाना बना सकती है।
इस वजह से ही भारत बुनियादी ढांचा खड़ा करता जा रहा है। दूसरी तरफ चीन की बौखलाहट बढ़ रही है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि उसकी टक्कर 2020 के भारत से है। लेह में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चीन से तनातनी के सवाल पर मोदी सरकार राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला कर चुके हैं और ये हमला अब भी जारी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर ये कहा कि गलवान में जो कुछ हुआ वो चीन की सोची समझी साजिश थी। राहुल गांधी ने यह कहकर हमला किया कि मोदी सरकार सो रही थी, जिसकी कीमत जवानों को चुकानी पड़ी है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि जो टुकड़ी गई थी LAC पर उसके पास हथियार थे या नहीं, और अगर हथियार थे तो उसका इस्तेमाल उन्होंने क्यों नहीं किया, और क्यों चीन के आगे हमारे सैनिक बेबस हुए और उसकी वजह से ये शहादत 20 जवानों की हुई। और एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट कर हमला बोला है। और देखिए ये ट्वीट आया कब है, जबकि आज ही सर्वदलीय बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाकी दलों की। पीठ पर धोखे से खंजर भोंपने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए देश में उबाल है। चीनी हिमाकत के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और ये सड़क पर देखा जा सकता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक चीनी सामान को तोड़ा जा रहा है, तो कहीं पर इसकी होली जलाई जा रही है। हर कोई यही कह रहा है कि शहादत का बदला लो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये तस्वीरें आज के हिंदुस्तान की हैं। किंग जोंग के कंधे ये तस्वीरें चीन के खिलाफ आक्रोश की हैं। ये गुस्सा धोखेबाज चीन की हरकत के खिलाफ है। 20 रणबांकुरों की शहादत के बाद पूरा देश उबल रहा है। सैनिकों की शहादत है, उसका जल्द से जल्द केंद्र सरकार बदला ले। हम उनकी शहादत का बदला लेंगे। उनकी आर्थिक चीजों का बहिष्कार होना चाहिए। चाइना का प्रोडक्ट यूज ना करें। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों के दिलों का ये उबाल अब सड़कों पर दिख रहा है। कहीं चीन के झंडे और राष्ट्रपति जिनपिंग के पोस्टर जलाए जा रहे हैं, तो कहीं टीवी तोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही कई जगहों पर चीन के सामानों का बहिष्कार हो रहा है। बिहार के गया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चाइनीज सामानों की होली जलाई और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। लोगों ने शपथ भी लिया कि वे चाइनीज सामग्रियों का उपयोग नहीं करेंगे, साथ ही दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। जय जय सिया राम के नारे लगाते ये लोग अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हैं। इन लोगों में चीन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। आगरा में इन लोगों ने चाइनीज सामान की होली जलाई और जमकर नारेबाजी की। रामनगरी अयोध्या में भी तमाम संगठनों के लोग चीनी हिमाकत के खिलाफ एकजुट हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पर लोगों ने न सिर्फ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका, बल्कि चीनी सामानों को आग के हवाले कर दिया। अरे बोलो हरी हरी बोल, किंग जोंग के कांधे तोल, ए चाइना प्रोडक्ट हारना। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी चीन के खिलाफ सड़क पर लोगों का गुस्सा दिखा। लोगों ने चीनी राष्ट्रपति की सांकेतिक शव यात्रा निकाली। पटना के दानापुर के सैकड़ों युवा इस कदर आक्रोशित हैं कि वो सेना में भर्ती होकर चीनी सैनिकों को सबक सिखाने की ठान बैठे हैं। युवाओं ने हाथों में कैंडल लेकर जुलूस निकाला और पूरा इलाका शहीद जवान अमर रहे के नारों से गूंज उठा। 20 वीर सपूतों की शहादत के बाद पूरा देश चीनी हिमाकत के खिलाफ गुस्से में है। लोग बॉयकॉट चीन का नारा लगा रहे हैं। हर ओर से एक ही आवाज आ रही है, बदला लो सरकार। आज तक ब्यूरो। LAC पर बातचीत जारी है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन भारत ने चीन को यह बता दिया है कि इस बार उसका सामना न्यू इंडिया से है, जो अपनी 1 इंच जमीन नहीं छोड़ सकता है। ना सीमा से समझौता होगा, ना सम्मान से। भारत अपनी तैयारियों में लगा है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्लान है। इस वक्त लद्दाख में क्या हालात हैं, ये बता रही हैं श्वेता सिंह अपनी इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में।
लद्दाख में लगातार भारतीय सेना की तैनाती LAC पर बनी हुई है और हम मूवमेंट्स भी देख सकते हैं, चाहे सेना हो या फिर वो सिविल ट्रक्स जो मदद के लिए, सामान लेने के लिए, चाहे रसद, चाहे BRO की मदद के लिए आगे बढ़ते हुए हमेशा नजर आते हैं। चीन जितने सैनिक अपना सामने रखता है, भारत उसका मिरर डिप्लॉयमेंट करता है, उतनी ही संख्या में सैनिकों को रखता है, साजो सामान रखता है, हथियार रखता है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह की कहीं पर भी कोई कोताही नहीं और बिल्कुल तेजी से आगे उस हिसाब से बढ़ते जाएं। क्योंकि बातचीत लगातार बेनतीजा निकल रही है, कुछ उसमें से खास निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन इस सब के बीच भारत को चीन पर बिना विश्वास किए हुए, उसकी तरफ से बातें बहुत कही जाएंगी, लेकिन बिना विश्वास करते हुए अपनी सैन्य तैनाती बिल्कुल दुरुस्त रखनी है। LAC से लगती हुई तमाम इलाकों पर इस समय भारतीय सेना ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और हिंदुस्तान को इस बात पर पूरी तरीके से भरोसा होना चाहिए कि चीन पर किसी भी कीमत पर हम ही भारी पड़ेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना किस तरह की चुनौतियों का सामना करती है, ये लगातार हम आपको दिखाते हैं। हम कमोवेश आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह की सीमाएं होती हैं। अब से पहले इस तरह की सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन BRO ने अपनी तरफ से जिस तेजी से यहाँ पर काम किया है और जिस तरीके से यहाँ पर आपको सरहद की ओर जाती हुई अच्छी सड़कें दिख जाएंगी, वो वाकई उस रिजॉल्व को दिखाता है, उस हिम्मत को दिखाता है कि किस तरीके से पहाड़ों के सीने को चीर कर भी हम जल्द से जल्द इस तरह की सड़कें बना सकते हैं, इस तरह की सड़कों का निर्माण कर सकते हैं कि हमारी सेनाओं को कभी भी आगे बढ़ने में किस तरह की दिक्कत न आए। लेकिन ये काम इतना देरी से शुरू हुआ, आज़ादी के बाद से या फिर 62 के बाद से भी हम कहें कि वो रफ्तार नहीं आई कि आज भी अगर सरहद पर हमें वो तेजी चाहिए तो निर्माण कार्य बहुत बढ़ाना होगा। चीन ने बहुत दबाव हम पर बनाया है कि हम निर्माण को वो रफ्तार न दे सकें, लेकिन भारत इस बार डरने वाला नहीं है। पूरे रफ्तार के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सड़कों का निर्माण सीमा से लगती हुई सभी इलाकों में जारी है। श्वेता सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे सीधे लद्दाख से। क्या परिस्थितियां अभी ग्राउंड जीरो पर हैं, हमने आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन गलवान घाटी का ये हिस्सा जहां पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आई, हालांकि फायर नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो हिंसक झड़प हुई उसमें भारत के 20 जवानों की शहादत हुई, तो नुकसान चीन को भी हुआ है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि यहां से आगे क्या। मेजर जनरल स्तर की बातचीत चल रही है, हालांकि उस बातचीत से अभी कोई नतीजा नहीं निकला है या कुछ पॉजिटिव संकेत अभी नहीं आए हैं। और इस बीच आज का दिन बहुत अहम इसलिए क्योंकि आज प्रधानमंत्री के साथ बाकी दलों की बैठक होने वाली है, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। वहीं चीन को सबक सिखाने के लिए यह भी जरूरी है कि पूरा देश एक साथ और एकजुट खड़ा हुआ दिखाई दे। पीएम मोदी ने इस दिशा में बड़ी पहल की है। पीएम ने आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसका जिक्र मीनाक्षी कर रही थी, जिसमें चीन को करारा जवाब देने के लिए एक्शन प्लान पर राजनीतिक दलों की सहमति ली जाएगी। जवानों की शहादत पर देश का खून खौल रहा है, आक्रोश के अंगारे फूट रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि सालों पुरानी संबंधों को ढूंढने की ऐसी क्या मजबूरी थी कि चीन ने हमला किया और हमारी जवान हथियार संजोए रह गए। ये सवाल देश की सियासत के केंद्र में भी है। कांग्रेस ने पूछा है कि हमारे जवानों ने हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या उन्हें बिना हथियारों के LAC पर तैनात किया गया था? चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी के सवालों का जवाब विदेश मंत्री S जयशंकर ने दिया। बॉर्डर पर तैनात सेना की टुकड़ी हमेशा हथियारों से लैस रहती है। पोस्ट छोड़ते समय भी उनके पास हथियार होते हैं। 15 जून को गलवान में तैनात जवानों के पास भी हथियार थे, लेकिन 1996 और 2005 के भारत चीन करार के मुताबिक आमने सामने होने पर हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी है। विदेश मंत्री ने समझौते की सीमाएं गिनाई, संधि की मजबूरियां बताई, लेकिन ये सवाल अब भी कायम है कि जब चीन ने धज्जियां उड़ा ही दी तो भारत समझौते का बोझ क्यों और कब तक ढोता रहे?
हमें भी अपना कंडीशन रखना पड़ेगा कि अगर इस तरह का वायलेशन होगा, हमारा कंडीशन है ये, क्योंकि कुछ खमियां मुझे भी नज़र आया कि पुराने संधियों में जैसे सड़क हम बना रहे हैं, वो सड़क के जिक्र नहीं है उसमें। अगर दोनों तरफ से कोई भी सड़क बनाता है तो इस सिचुएशन में हम कैसे डील करेंगे? तो इन चीज़ों को नए रूप से इसमें डालना पड़ेगा अगर तो संधि चाहते हैं। तो ये तो पॉलिटिकल विल के ऊपर डिपेंड है कि आप इस संधियों का क्या होगा। राहुल गांधी के सवाल ने सियासत सुलगाई तो दोनों दलों के नेता दंगल पर उतर आए। वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। चीन के साथ विवाद पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस समेत विपक्षी दल के तमाम नेता शामिल होंगे। विपक्ष ने इसे देर से लिया गया सही फैसला बताया। 58 साल बाद भी चीन की बदनीयती और हमारी जमीन पर उसकी ललचाई नजर जस की तस बनी हुई है। 6 दशक में कुछ नहीं बदला। उसकी कथनी और करनी में तब भी फर्क था, अब भी साजिश बरकरार है। गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत के बाद पानी सिर के ऊपर से निकल गया है। सीमा पर 2 महीनों से गतिरोध बना रहा, जो अब भी जारी है। यही वजह है कि सरकार ने देश में एक राय बनाने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी प्रमुख दलों की नुमाइंदगी होगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, जेडीयू से नीतीश कुमार, टीएमसी से ममता बनर्जी, जेएमएम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेडी से सीएम नवीन पटनायक, टीआरएस से सीएम के चंद्रशेखर राव, वाईएसआर कांग्रेस से सीएम जगमोहन रेड्डी और अकाली दल से सुखबीर बादल शामिल होंगे। ममता समेत तमाम दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि विपक्ष ने इसे देर में लिया गया फैसला भी बताया है। सरकार से हमारी निरंतर ये मांग रही कि विपक्षी दलों के नेतृत्व को, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेतृत्व को विश्वास में ले। उसमें देरी ज़रूर हुई है और प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बैठक बुलाई है, वो अच्छी बात है। तो उसके साथ साथ जैसा हमने कहा कि देश की संसद को ये अधिकार बनेगा हर तथ्य की जानकारी लेने का। चाइना के प्रधानमंत्री के रिश्ते बहुत ही मधुर थे। हमने देखा है जब वह प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे विदेश में घूमकर सभी राष्ट्रपति को अहमदाबाद लाकर झूले पर बिठाते थे। तो हमें लगा चाइना के साथ हमारे रिश्ते सुधर गए, लेकिन चाइना पर कभी विश्वास नहीं रखना चाहिए। यही चाइना है जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को धोखा दिया था, और यही चाइना है नरेंद्र मोदी जी को भी धोखा दिया है। सीमा पर अप्रैल में शुरू हुए तनाव के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री ने इस संबंध में चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, डीएमके से एमके स्टालिन, लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान भी शामिल हो सकते हैं। जरूरी है चीन के प्रति एक नीति बने जिस पर सभी राजनीतिक दल की मुहर हो। पूरा देश इस फैसले के पीछे खड़ा रहे, क्योंकि बीजिंग से जारी नीति और जमीन पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की करतूत अलग होती है और ये साजिश सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। आनंद पटेल और राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। गलवान घाटी में 15 जून को चीनी सेना के साथ हिंसक टकराव के बाद भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने अपने सैनिकों को हल्के वजन वाले प्रोटेक्टिव गियर से लैस करना शुरू कर दिया है। गलवान घाटी में टकराव में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। चीनी सैनिकों ने पूरी तैयारी से कटीले तार वाले डंडे और पत्थरों से हमला किया था। से जानलेवा चोटें पहुंची। हालांकि भारत ने जब जवाब दिया तो चीन के सैनिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचा, लेकिन इस लड़ाई में चीन की एक क्रूर युद्ध नीति एक्सपोज हो गई। गलवान घाटी में टकराव में 20 भारतीय जवान शहीद हुए, क्योंकि चीनी सैनिकों ने पहले से ही योजना बनाकर पूरी तैयारी के साथ कटीले तार वाले डंडों और पत्थरों से हमला किया था। चीनी सैनिकों ने
मध्यकालीन हथियारों का इस्तेमाल किया ताकि भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसा करते हुए चीनी सैनिकों ने प्रोटेक्टिव गियर्स पहने हुए थे। चीनी सेना के साथ हिंसक टकराव के बाद भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने अपने सैनिकों को हल्के वजन वाले प्रोटेक्टिव गियर्स से लैस करना शुरू कर दिया है ताकि एलएसी पर चीनी सैनिकों के जानलेवा हथियारों से अपने सैनिकों की रक्षा करते हुए शत्रु को करारा जवाब दिया जाए। ये जानकारी आज तक को सेना की उत्तरी कमांड ने दी है। भारतीय सैनिकों के लिए एंटी रॉयट बॉडी प्रोटेक्टर्स में पैडेड पॉलीकार्बोनेट है। ये वजन में हल्का है और मजबूत भी। इसे पहनने वाले सैनिकों को नुकीली वस्तुओं और पत्थरों के वार से सुरक्षा मिलती है। इसे पहनने के बाद नुकीली वस्तुओं और पत्थरों से बचकर जवाबी हमला किया जा सकता है। फुल बॉडी प्रोटेक्टर्स के 500 सेट्स की पहली खेप को मुंबई के सप्लायर के पास से लेह ले जाया गया। वहां इन्हें एलएसी पर तैनात जवानों को उपलब्ध कराया जाएगा। खबर यह भी है कि सेना एलएसी के साथ तैनात अपने सैनिकों को कांटेदार डंडों से लैस करने की योजना भी बना रही है। पिछले महीने भी चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील के किनारे झड़पों में कटीले तारों से लिपटे डंडों का इस्तेमाल किया था। तब कुछ भारतीय सैनिक घायल हुए थे। भारत और चीन 1993 के भारत चीन सीमा समझौते से बंधे हुए हैं। इसके तहत फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नियम यह है कि राइफल सैनिकों की पीठ पर होती है और बैरल का मुंह जमीन की ओर। दोनों पक्षों के बीच हुए पिछले टकराव में हाथापाई और धक्का मुक्की तो हुई है, लेकिन कभी किसी हथियार से गोलीबारी नहीं हुई। किसी आधुनिक युद्ध में मध्ययुगीन हथियारों का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। पहले विश्व युद्ध में विरोधियों को मारने के लिए ट्रेंच चाकू यानी धातु के हैंडगार्ड के साथ बनाए गए लंबे चाकू और कटीले तार से जुड़े डंडों का इस्तेमाल किया गया था। इन्हें शत्रु सैनिकों के शरीर को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की मंशा से डिजाइन किया गया था। चीन की सेना ने नियमों का उल्लंघन करते हुए मध्यकाल के क्रूर हथियारों का इस्तेमाल किया और भारत की जवाबी कार्रवाई में उनके 43 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जबकि भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। इस घटनाक्रम के बाद भविष्य में भारत ने चीन को करारा जवाब देने के लिए नया सुरक्षा कवच पहन लिया है। दिल्ली से संदीप उन्नीथन के साथ आज तक ब्यूरो। भारत ने चीन से दोस्ती निभाई। भारत चीन को जितना अपना माल बेचता है उसका दोगुना खरीदता भी है। फिर भी चीन न दोस्ती के मर्म को समझ पाया न बिजनेस को। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। चीन के साथ भारत के रिश्तों की मजबूती की हर कोशिश पर ड्रैगन ने पानी फेर दिया। लद्दाख में भारत की सरजमी पर उसका आना उसकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारत दुनिया के जिन देशों से सबसे ज्यादा सामान मंगाता है और जहां सबसे ज्यादा भारत का रुपया जाता है, उनमें से एक महत्वपूर्ण देश चीन है। भारत सबसे ज्यादा 24% सामान मिडिल ईस्ट के कई देशों से आयात करता है। दूसरे नंबर पर चीन आता है, जहां से 18% माल आता है। यूरोपीय संघ के देशों से 16% और अमेरिका से 7% माल भारत मंगाता है। अब भारत ने चीनी माल से अपनी नजरें फेरी भी नहीं कि दुनिया के तमाम देश भारत के साथ व्यापार कारोबार के लिए तैयार हैं। अगर हिंदुस्तान मिडिल ईस्ट से ज्यादा सामान मंगाता है तो भारत से सबसे ज्यादा सामान भी खरीदता है, जबकि चीन खरीदने के मामले में दूसरे कई देशों से पीछे छूट जाता है। भारत मिडिल ईस्ट के देशों में अपना 19% सामान बेचता है। दूसरे नंबर पर यूरोपीय देश हैं, जहां भारत अपना 18% सामान निर्यात करता है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जो 17% सामान खरीदता है, जबकि चौथे नंबर पर चीन आता है, जहां भारत का 9% सामान ही जाता है। चीन सरहद पर अपनी सैनिक चालाकी और दगाबाजी में ये भूल गया कि वो भारत को जितना पैसा देता है उससे 2 गुना उसे भारत से मिलता है, लेकिन चीन की मक्कारी ही अब उस पर भारी पड़ने वाली है। आज तक ब्यूरो।